नमस्कार विद्यार्थियों, गणित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत मराठा राज्य के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मैसूर राज्य के बारे में पढ़ा था और मैसूर राज्य के उद्भव के साथ साथ विशेषकर हैदर अली और टीपू सुल्तान के उद्भव के साथ साथ हमने ब्रिटिश के साथ मैसूर राज्य के युद्धों के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे मराठा राज्य। तो मराठा राज्य और ब्रिटिश के साथ जो युद्ध हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो युद्ध हुए, उनको देखने से पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के रूप में बात करेंगे मराठा राज्य का स्थापना, उसका अस्तित्व कहां से शुरू हुआ और फिर कालांतर में पेशवाओं का कैसे प्रभुत्व स्थापित हुआ और पेशवाओं के नेतृत्व में कैसे साम्राज्य विस्तार हुआ। जैसा कि आप सबको विदित है, मराठा स्वराज की या मराठा राज्य की स्थापना औरंगजेब के काल में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की गई। शिवाजी महाराज ने दक्कन क्षेत्र में, जो आज का महाराष्ट्र और उसके आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की और मराठा राज्य के विस्तार के लिए भी प्रयास किए। तो मराठा राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण और एकमात्र रोल जो हम कह सकते हैं वह शिवाजी महाराज का था। शिवाजी महाराज का मुगलों के साथ और दक्कन के जो मुस्लिम राज्य थे, अपने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इनके साथ संघर्ष चलता रहा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मुगलों के साथ संघर्ष चलता रहा क्योंकि औरंगजेब दक्कन अभियान पर आ गया था। शिवाजी महाराज के पश्चात संभाजी के पश्चात राजाराम, संभाजी के सौतेले भाई, शिवाजी के दूसरे पुत्र, और राजाराम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने एक अल्पवयस्क पुत्र के नाम पर लंबे समय तक संघर्ष किया। और ये सारी घटनाएं हम लोग मध्यकाल में देख चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कि शाहू जी महाराज कैसे मुगलों की कैसे स्वतंत्र होकर के महाराष्ट्र क्षेत्र में आते हैं और वहां एक मराठा अधिकारी बालाजी विश्वनाथ की सहायता से छत्रपति के पद पर स्थापित होते हैं। ये वही समय है जब शाहू जी महाराज बालाजी विश्वनाथ की सहायता से जब छत्रपति बनते हैं, अपने सभी विरोधियों को दरकिनार कर, तो शाहू जी महाराज बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर स्थापित करते हैं। वैसे पेशवा का पद शिवाजी के समय ही अष्टप्रधान में शामिल था, लेकिन अब तक पेशवा का पद एक प्रधानमंत्री के नाते था, लेकिन विशेष शक्तिशाली नहीं था। शाहू जी महाराज के समय पेशवा का पद पहली बार शक्तिशाली हुआ और बालाजी विश्वनाथ ने इस पेशवा के पद को शक्ति और प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया। बालाजी विश्वनाथ ने न केवल शाहू जी महाराज के राज्य को मजबूत किया बल्कि राज्य विस्तार का भी प्रयास किया। शाहू जी महाराज के पश्चात उनके पुत्र बाजीराव प्रथम शासक बने, पेशवा बने और उनके द्वारा मराठा राज्य का और ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। यहां थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ हैं वो पहले पेशवा नहीं है, वो पहले शक्तिशाली पेशवा है। ठीक है, पेशवा का पद शिवाजी के समय ही स्थापित हो चुका था, लेकिन वो पद बालाजी विश्वनाथ से पहले जो भी पेशवा रहे वो इतना शक्तिशाली नहीं था। प्रशासन से संबंधित उनके हाथ में ज्यादा शक्तियां नहीं थी। लेकिन बालाजी विश्वनाथ के साथ ही 1713 में ही जब वो पेशवा पद पर स्थापित हुए, तब मराठा राज्य की शक्ति केंद्रीकृत रूप से पेशवा के हाथ में आ गई, जो अंत तक चलती रही। तो प्रमुख जो पेशवा हुए, शक्तिशाली पेशवा जिनके राज्य में मराठा राज्य का विस्तार हुआ, उसमें बालाजी विश्वनाथ के पश्चात बाजीराव प्रथम, इन्होंने मराठा राज्य का न केवल दक्षिण में बल्कि उत्तर भारत तक, सिंधु नदी तक विस्तार किया। मुगल राज्य पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया बाजीराव प्रथम द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं इन्हीं के पुत्र बालाजी बाजीराव या बालाजी द्वितीय, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय हम लोग देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली के साथ, जिसमें मराठों की करारी हार हुई। हम लोग उससे बात कर चुके हैं उस रेफरेंस में, क्योंकि यहां हमें देखना है केवल अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मराठों के कैसे संबंध रहे, क्या क्या युद्ध हुए उसके रेफरेंस में। फिर इसके पश्चात एक और शक्तिशाली पेशवा है माधवराव प्रथम के पश्चात पेशवा के पद को लेकर संघर्ष शुरू हो गए और इसी संघर्ष के दौरान हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल जाता है मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने का। ठीक है, नारायण राव उनके भाई थे, वो कुछ समय तक शासक रहे। बाद में उन्हीं के
मराठा राज्य के ही एक अन्य अधिकारी रघुनाथ राव द्वारा इनकी हत्या कर दी गई पेशवा पद की लालसा को लेकर के। फिर माधवराव द्वितीय या माधव नारायण अल्पवयस्क के पुत्र के रूप में शासक पेशवा बने। इस समय बेसिकली ये कह सकते हैं कि मराठा प्रशासन पर कुछ अधिकारियों का प्रभुत्व था, क्योंकि जो पेशवा हैं माधवराव द्वितीय या माधव नारायण वो अल्पवयस्क हैं। तो नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा अधिकारियों की एक परिषद थी जो संरक्षक के तौर पर माधवराव द्वितीय के काल में शासन चलाती थी। पेशवा माधवराव द्वितीय थे जब तक कि माधवराव द्वितीय वयस्क नहीं हो जाते, ठीक है। और अंतिम पेशवा के रूप में हमें देखने को मिलेंगे बाजीराव द्वितीय। तो ये मराठा संघ में जब पेशवा पद को लेकर के घमासान शुरू हुआ, षड्यंत्र शुरू हुए, तो इस अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए बंबई के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने एक शक्तिशाली मराठा राज्य की कमजोर होती स्थिति को ध्यान में रखते हुए मराठा राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और यही नतीजा था कि आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुए। तो थोड़ा सा इस बैकग्राउंड के रूप में आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं पहला आंग्ल मराठा युद्ध, क्या कारण रहे, कौन इस समय पेशवा था, इन सब के बारे में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782, ये लगभग 7 साल चला, बीच बीच में थोड़ा बंद भी हुआ, फिर वापस शुरू हुआ इस प्रकार से। इस समय पेशवा थे माधवराव द्वितीय, मैंने बताया अल्पवयस्क जो थे, और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा अधिकारियों की एक परिषद संरक्षक मंडल के तौर पर प्रशासन चला रही थी। और अगर हम कंपनी के गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल थे उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित थे। इस युद्ध के कारण क्या थे वो मैंने थोड़ी सी हल्की सी चर्चा अभी की है, इससे संबंधित है कि रघुनाथ राव जो थे वो पेशवा बनने की उनकी महत्वाकांक्षा। रघुनाथ राव कौन थे? रघुनाथ राव थे आपके माधवराव प्रथम के, रघुनाथ राव थे माधवराव प्रथम के चाचा। तो माधवराव प्रथम चूंकि योग्य थे, रघुनाथ राव योग्य नहीं थे, हालांकि रघुनाथ राव माधवराव से सीनियर थे, तो रघुनाथ राव चाहते थे कि मराठा अधिकारी मिल करके सीनियर होने के नाते उन्हें पेशवा पद दे, लेकिन रघुनाथ राव की अयोग्यता की वजह से, शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से, और माधवराव प्रथम योग्य व्यक्ति थे, इसलिए मराठा अधिकारियों ने पेशवा पद के संबंधियों में से छोटे होने पर भी माधवराव प्रथम को पेशवा बना दिया। रघुनाथ राव की जब पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा चूर हो गई तो उन्होंने माधवराव के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। हालांकि माधवराव प्रथम शक्तिशाली थे, योग्य थे, उन्होंने रघुनाथ राव के षड्यंत्रों को तोड़ दिया। जब तक माधवराव जीवित रहे तब तक रघुनाथ राव की चालें नहीं चली। फिर माधवराव प्रथम के पश्चात नारायण राव उनके छोटे भाई शासक बने। माधवराव की अचानक से मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से, तो उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। हालांकि इस समय भी रघुनाथ राव ने फिर से प्रयास किया कि वह पेशवा पद पर स्थापित हो जाए, लेकिन यहां पर भी मराठा अधिकारियों ने माधवराव प्रथम के छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाना उपयुक्त समझा। अब ऐसी स्थिति में रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवा दी कि शायद कोई वयस्क पेशवा परिवार से संबंधित व्यक्ति नहीं होगा तो मराठा अधिकारी रघुनाथ राव को पेशवा पद सौंप देंगे। नारायण राव की हत्या षड्यंत्र के तौर पर करवाने के बावजूद मराठा अधिकारियों ने रघुनाथ राव को पेशवा पद पर स्थापित नहीं किया, क्योंकि वो उनकी कमजोरियों, उनकी अयोग्यता से परिचित थे। इतना बड़ा मराठा राज्य रघुनाथ राव के पेशवा बनने पर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसी स्थिति में नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधवराव द्वितीय या माधव नारायण को पेशवा बना दिया और प्रशासन के संचालन के लिए नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा अधिकारियों की एक परिषद स्थापित कर दी। ऐसी स्थिति में जब रघुनाथ राव को लगा कि अब भी उसको पेशवा पद के लिए दावेदारी नहीं बन रही है, उसे नहीं बनाया जा रहा है, तो रघुनाथ राव ने अब बंबई के अंग्रेज अधिकारियों से सहायता लेना आवश्यक समझा और वह बंबई के अधिकारियों के खेमे में चला गया और उनसे गुप्त संधि हुई। संधि ये हुई कि आप मुझे सहायता दें और मुझे पेशवा बनाए, बदले में आपकी जो इच्छाएं होगी मैं मराठा राज्य के पेशवा के तौर पर आपकी मांगे पूरी करूंगा। ठीक है, डिटेल में हम आगे बात करेंगे क्या संधि थी, सूरत की संधि हुई थी, वो सब चीजें।
और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, इधर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह खुद योजना बनाना शुरू कर रही है कि कैसे हम मराठा राज्य में, एक शक्तिशाली और बड़े राज्य की अवनति का जो काल शुरू हो चुका है, पेशवा पद को लेकर के जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप किस प्रकार करें और अपने लाभ के लिए मराठा संघ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार बैठी है हस्तक्षेप करने के लिए, और पेशवा पद की महत्वाकांक्षा को देखते हुए रघुनाथ राव बंबई के अंग्रेज अधिकारियों के पास स्वयं चला गया। तो ये दोनों स्थितियां कंपनी के लिए फुलफिल थी, पूरी हो रही थी। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह हस्तक्षेप करना प्रारंभ करती है। तो पहला बिंदु जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, वह यह है कि रघुनाथ राव के पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा। उसने 2 बार प्रयास किए, 3 बार प्रयास किए और तीनों बार वह असफल रहा। अंततः हार कर वह कंपनी के अधिकारियों के पास सहायता चला गया पेशवा बनने के लिए। ठीक है, रघुनाथ राव एम्बिशन टू बिकम पेशवा। फिर बंबई के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने की नीति, यह बंबई काउंसिल की प्रमुख हांडबी की महत्वाकांक्षा थी। वह चाहता था कि एक शक्तिशाली और मराठा राज्य चूंकि कमजोर हो रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं पेशवा पद को लेकर के, तो उपयुक्त समय है कि कंपनी उसमें हस्तक्षेप करे और मराठा राज्य पर अगर प्रभुत्व हो जाता है तो उनसे वह व्यापारिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त करे, जैसा कि बंगाल में अंग्रेज अधिकारियों ने किया है, ठीक है, प्लासी और बक्सर के युद्ध के साथ, जैसा कि मद्रास के अंग्रेज अधिकारियों ने किया है मैसूर राज्य में हस्तक्षेप करने के साथ। ठीक है, तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण था। रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा पेशवा बनने की, जिसमें वो बारंबार असफल हुआ, तो अंततः वह कंपनी के अधिकारियों के पास सहायता चला गया। इधर कंपनी खुद चाहती है कि वह एक बड़े शक्तिशाली मराठा राज्य में हस्तक्षेप करे ताकि आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक लाभ उठा सके। अब घटना क्या थी? रघुनाथ राव पेशवा बनने के सारे प्रयास असफल होने के पश्चात कंपनी के बंबई अधिकारियों के साथ सूरत की संधि करता है मार्च 1775 में। वह कंपनी के अधिकारियों से मिला रघुनाथ राव और कहा कि मुझे आप पेशवा बनाने में सहायता कीजिए, बदले में आपकी जो डिमांड्स होंगी उसको मैं पूरी करूंगा। तो इन दोनों पक्षों के बीच मार्च 1775 में एक सूरत की संधि हुई। युद्ध से पहले की घटना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आफ्टर ऑल अटेम्प्ट्स टू बिकम पेशवा फेल्ड, रघुनाथ राव साइंड द ट्रीटी ऑफ सूरत मार्च 1775 विद द बॉम्बे अथॉरिटीज ऑफ द कंपनी। सूरत की संधि के प्रावधान क्या थे? ठीक है, इसमें ट्रीटी ऑफ सूरत, कंपनी 2500 सैनिकों की, प्रशिक्षित 2500 सैनिकों की सहायता से रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सहायता देगी। रघुनाथ राव की मांग थी कि मुझे पेशवा बनाने में सहायता दीजिए। कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि यस, हमारे 2500 ट्रेंड आर्म जो सैनिक हैं वह आपको पेशवा पद दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है, द कंपनी वुड असिस्ट रघुनाथ राव विथ 2500 सोल्जर्स टू मेक हिम पेशवा। फिर दूसरी शर्त, पेशवा बनने पर रघुनाथ राव कंपनी को सालसेट और बेसिन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा सूरत और भड़ौच जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक आर्थिक केंद्रों का भू राजस्व देगा। दोनों ध्यान रखिएगा, सालसेट और बेसिन का तो पूरा क्षेत्र कंपनी को मिलेगा जो अभी पेशवा के नियंत्रण में है, और सूरत और भड़ौच जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे उसमें जो पेशवा को, मराठा राज्य को जो रेवेन्यू मिलता है सालाना, उस रेवेन्यू को वह अब कंपनी को दिया जाएगा। अपॉन बिकमिंग पेशवा, रघुनाथ राव वुड गिव द कंपनी द टेरिटरीज ऑफ सालसेट एंड बेसिन एंड द लैंड रेवेन्यू ऑफ सूरत एंड भरौच। ठीक है, तीसरी शर्त थी, पेशवा अपनी विदेश नीति का संचालन कंपनी की सहायता से करेगा। अर्थात रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा तो ये क्षेत्र और ये रेवेन्यू तो देगा, साथ ही साथ वह पेशवा बनने पर कंपनी की असिस्ट से, सहायता से ही अपनी विदेश नीति का संचालन करेगा। अर्थात कंपनी के विरोधियों को कोई अपने क्षेत्र में, मराठा राज्य में व्यापार की अनुमति देना, कुछ और अनुमति देना, ये नहीं हो। इसको सिक्योर करने के लिए यह शर्त कंपनी ने जोड़ी थी कि आप किसी भी राज्य के साथ, कोई बाहरी शक्ति के साथ आप संपर्क करोगे, संबंध रखोगे, तो आप कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से सलाह मशवरा करने की बात करोगे। ठीक है, उसकी रजामंदी होगी तभी कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण शर्तें थी सूरत की संधि, जिसमें तय हुआ कि कंपनी
पेशवा बनाने में रघुनाथ राव की मदद करेगा, और जब पेशवा रघुनाथ राव बन जाएगा तो उसे कंपनी को कुछ रियायतें देगा, वो क्षेत्रीय रियायतें हो चाहे आर्थिक रियायतें हो। इस संधि के बाद बंबई के अधिकारियों ने रघुनाथ राव की सहायता के लिए कर्नल किटिंग अपने एक अधिकारी के नेतृत्व में 2500 सैनिकों की एक सैनिक टुकड़ी भेजी। रघुनाथ राव और कंपनी की संयुक्त सेना, रघुनाथ राव की अपनी खुद की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी, और कर्नल किटिंग के नेतृत्व में जो बंबई के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने सहायता तो सेना भेजी हैं 2500 ट्रेंड सैनिकों की, उन दोनों की संयुक्त सेना ने मराठा राज्य पर आक्रमण कर दिया और अर्रास का युद्ध हुआ 1775 में, जिसमें मराठा सेना और रघुनाथ राव के बीच में युद्ध हुआ। ये ध्यान रखिएगा, अर्रास का युद्ध। After this treaty, Bombay officials sent troops under Keating to assist Raghunath Rao. A battle took place at Arras between the combined force of Raghunath Rao and company and the Marathas. Maratha army versus Raghunath Rao plus Keating. वॉरेन हेस्टिंग ने, अब जब ये युद्ध हुआ और युद्ध अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, लेकिन इसकी जानकारी बंगाल स्थित गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को मिल गई। और आपको एक जानकारी होगी कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने। इस पार्लियामेंट में इस एक्ट के माध्यम से यह तय किया था कि जो भारत में जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश क्षेत्र हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, वो 3 बड़े क्षेत्र थे, बंगाल में, मद्रास में और बंबई में। इन तीनों बड़े क्षेत्रों पर एक एक गवर्नर अपॉइंट किया गया और उनके नीचे प्रशासनिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए अलग अलग अधीनस्थ अधिकारी थे, जिलों में कलेक्टर्स वगैरह सब। ये तो इनके कार्य क्षेत्र, इन गवर्नर्स जो 3 थे, इनके अधिकारों को लेकर कई बार समस्याएं खड़ी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर है वह अब से गवर्नर जनरल कहलाएगा और उसे कुछ मामलों में मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर से सुप्रीमेसी होगी, कुछ मामलों में वो उनका बॉस होगा, सारे मामलों में नहीं। धीरे धीरे आप देखोगे कि आगे के कुछ एक्ट के माध्यम से संसद ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 74 में गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बना और उसे सुप्रीमेसी दी कुछ मामलों में, युद्ध, शांति, विदेश नीति, कुछ ऐसे मामले थे कि वह इन मामलों में बंबई और मद्रास के गवर्नर का सुप्रीम होगा। और अभी अभी वॉरेन हेस्टिंग को कुछ अधिकार मिले हैं और पता लगा कि उन अधिकारों का उल्लंघन कर दिया गया है, अतिलंघन कर दिया गया है बंबई के अधिकारियों द्वारा, तो उसने उनके खिलाफ कार्रवाई की। यही नतीजा था कि मराठों के विरुद्ध रघुनाथ राव को सहायता देकर मराठों के साथ युद्ध छेड़ दिया बंबई के अधिकारियों ने, और इसकी जानकारी वॉरेन हेस्टिंग को नहीं थी। तो जब वॉरेन हेस्टिंग को जानकारी मिली तो उसने कहा कि यह तो मेरे अधिकारों का अतिक्रमण है। तो उसने क्या किया, अपने एक अधिकारी को भेजा, कर्नल अपटन, कुछ बुक्स में आपको उपटन भी मिलेगा, ठीक है, अपटन को भेजकर बंबई के अधिकारी और कंपनी के बीच और मराठों के बीच जो युद्ध हो रहा था, अर्रास का युद्ध, उस युद्ध को बंद करवाया और रघुनाथ राव तथा बंबई के कंपनी के अधिकारियों के बीच में जो सूरत की संधि हुई थी, उस सूरत की संधि को नल एंड वॉइड घोषित किया, रद्द घोषित कर दिया। ये सूरत की संधि मान्य नहीं है। और अर्रास का युद्ध जो रघुनाथ राव की सेना और बंबई के कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त सेना मिलकर मराठों के साथ लड़ रही थी, उसको भी अपटन ने बंद करवा दिया वॉरेन हेस्टिंग के कहने पर। साथ ही मराठों के साथ स्वयं अपने स्तर पर एक संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। ठीक है, ये संधि, पुरंदर की संधि किसकी ओर से हो रही है, मराठों और वॉरेन हेस्टिंग के प्रतिनिधि अपटन की ओर से। ठीक है, जिसमें ये डिसाइड किया कि कंपनी माधवराव को पेशवा मान रही है। कंपनी ने माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया। पहली चीज, जो फर्स्ट नहीं है, माधवराव सेकंड है, ध्यान रखिएगा। कंपनी ने माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया, अर्थात
वह रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार नहीं करती है, ना उसकी हेल्प करेगी पेशवा बनने में। ठीक है, अब ये कंपनी से तात्पर्य कौन है? यहां कंपनी से तात्पर्य है बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और कंपनी ने रघुनाथ राव की सहायता न करने का वचन दिया। ये पुरंदर की संधि हो रही है, ध्यान रखिएगा, पुरंदर की संधि मराठों और वॉरेन हेस्टिंग के बीच। बदले में मराठों ने भी कंपनी को युद्ध हर्जाना देना तय किया और सालसेट का क्षेत्र देना भी तय किया कि ठीक है, हम आपको सालसेट का क्षेत्र देंगे और युद्ध हर्जाना भी दे देंगे। ठीक है, युद्ध बंद कर दिया गया। रघुनाथ राव को सहायता न देने का कंपनी ने वचन दिया और माधवराव द्वितीय जो ऑलरेडी पेशवा था, कंपनी ने भी अब मान लिया कि हम भी इसे पेशवा मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, और रघुनाथ राव को उसके लिए भी व्यवस्था की गई कि उसे 25,000 की पेंशन देकर कोपर गांव एक जगह है वहां की जागीर दी और उसे भेज दिया उसके भरण पोषण के लिए। तो पुरंदर की संधि के साथ एक बार फिर से संधि समझौता हुआ और युद्ध बंद हो गया। लेकिन इस पुरंदर की संधि के प्रावधानों को दोनों पक्षों ने ही पूरी तरीके से अमल में नहीं लाया। और दूसरी तरफ जो बंबई के अधिकारी थे, जिनको ऐसा लगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने बेवजह हस्तक्षेप किया है और कंपनी बंबई के अधिकारी कुछ प्राप्त करना चाह रही थी, कुछ लाभ प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इस हस्तक्षेप की वजह से वो समाप्त हो गए। तो बंबई के अधिकारियों ने वॉरेन हेस्टिंग के इस कदम के खिलाफ, जो कि उसने युद्ध रुकवा दिया, रघुनाथ राव को सहायता न देने का वचन किया और मराठों के साथ एक संधि कर दी, इस कदम के विरुद्ध अपने सुपीरियर बॉस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों की संस्था थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो लंदन में बैठते थे, वहां वॉरेन हेस्टिंग्स की शिकायत कर ली और पूरा मामला समझाया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे थे, इससे कंपनी को ही व्यापारिक और लाभ होने की स्थिति थी, लेकिन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपने अधिकारों का अतिलंघन मानते हुए इंटरफियर करना शुरू कर दिया और मामला सारा बिगाड़ दिया। और हैरानी की बात यह थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो लंदन स्थित संस्था थी, उन्होंने भी वॉरेन हेस्टिंग की आलोचना की पत्र के माध्यम से और बंबई के अधिकारियों को एक तरह से खुली छूट दे दी कि आप पुनः अपनी कार्रवाई कर सकते हो। इसी को देखते हैं। इस संधि के साथ युद्ध कुछ काल के लिए रुक गया। ठीक है, लेकिन बंबई के जो अधिकारी थे, उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से वॉरेन हेस्टिंग की हस्तक्षेप की शिकायत की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठती है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? लंदन स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के का संचालक मंडल था। संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल सब यहीं से अपॉइंट होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। कंपनी के मालिकों की संस्था थी। तो जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंबई के अधिकारियों का पक्ष लिया और वॉरेन हेस्टिंग की लिखित में आलोचना की, तो बंबई के अधिकारियों के हौसले बुलंद हो गए, उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से खुली छूट मिल गई। नतीजा यह हुआ कि कुछ समय तक जो युद्ध रुका हुआ था, फिर से वापस शुरू हो गया। इस घटना से प्रेरित होकर बंबई के अधिकारियों ने मराठों के साथ मिलकर मराठों के विरुद्ध आक्रमण किया और तेलगांव का युद्ध शुरू कर दिया। तेलगांव में हुआ था 1778 में, इसलिए से तेलगांव का युद्ध कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार मराठे भी पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। मराठा शक्ति ने पूरे जोर के साथ युद्ध किया और कंपनी को, जो बंबई के अधिकारी थे, उनको बुरी तरह इस युद्ध, तेलगांव के युद्ध में पराजित किया। और ये दूसरी ऐसी शक्ति है, मराठा शक्ति, जो किसी यूरोपीय शक्ति या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पराजित करती है। तेलगांव का युद्ध। ठीक है, हमने पहली शक्ति के बारे में बात की थी, हैदर अली, मैसूर राज्य, जिसने 1767 से 67 से 69 के बीच जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें मद्रास के कंपनी के अधिकारियों को पराजित किया और उन्हें मद्रास की संधि करने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, हैदर अली के बाद मराठे दूसरी शक्ति है जो 1778 में बंबई के कंपनी के अधिकारियों को युद्ध में पराजित करती है, तेलगांव के युद्ध में, और उन्हें संधि के लिए मजबूर करती है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय दिस, बॉम्बे ऑफिशियल स्टार्टेड द बैटल ऑफ तेलगांव against the Maratha. In this battle, the Maratha badly defeated the company. मराठों ने कंपनी के साथ बड़गांव की संधि की 1779 में। इस संधि के द्वारा मराठों ने कंपनी से
वो सारे क्षेत्र छीन लिए। अब यहां पे बड़गांव की संधि हो रही है जिसमें कंपनी पराजित है। मराठों ने कंपनी से वो सारे क्षेत्र छीन लिए जो उन्हें पहले प्राप्त हुए। जैसे सालसेट का क्षेत्र अभी वॉरेन हेस्टिंग को दिया था पुरंदर की संधि के तहत, वो फिर से प्राप्त कर लिया। युद्ध हर्जाना भी वसूला। तो कंपनी के लिए एक शर्मनाक था कि वो मराठों से पराजित हो गई और उन पर संधियां भी थोपी गई। कंपनी को 1773 के बाद जो कुछ भी मिला था क्षेत्र मराठों से, वो फिर से प्राप्त कर लिया गया और उन पर भारी युद्ध हर्जाना भी लगाया गया इस बड़गांव की संधि के तहत। और मराठे दूसरी भारतीय शक्ति थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पराजित किया था। प्रथम कौन थे? हैदर अली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा की है। इस पराजय के बाद, अब पराजय चाहे बंबई के अधिकारियों की हो चाहे बंगाल की कंपनी के अधिकारियों की हो, वह कंपनी की पराजय थी। ऐसी स्थिति में जब वॉरेन हेस्टिंग को खबर मिली, जो अब तक बंबई के अधिकारियों का विरोधी था, क्योंकि बंबई के अधिकारियों ने बिना उसकी परमिशन लिए मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, तो एक तरह से वॉरेन हेस्टिंग के अधिकारों का अतिक्रमण था। इस वजह से वह बंबई के अधिकारियों से नाराज था। लेकिन जब तेलगांव के युद्ध में मराठों के माध्यम से बंबई के कंपनी के अधिकारी पराजित हुए और उनके साथ मराठों ने अपमानजनक बड़गांव की संधि की 1779 में, तो वॉरेन हेस्टिंग ने निश्चय किया कि अब वह बंबई के अधिकारियों की हेल्प करेगा। और इसी हेल्प के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने मराठों के विरुद्ध और बंबई के अधिकारियों के समर्थन में गोडार्ड और पोफम, दो अपने सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में 2 अभियान भेजे मराठों के विरुद्ध और 2 तरफ से मराठों पर आक्रमण किया। गोडार्ड और पोफम के नेतृत्व में बंगाल से सैनिक अधिकारी भेजे सैन्य टुकड़ियों के साथ बंबई के अधिकारियों की सहायता मराठों के विरुद्ध। गोडार्ड ने गुजरात पर और पोफम ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और इन आक्रमणों से जब 2 तरफा आक्रमण हुए तो मराठों की स्थिति कमजोर होती चली गई युद्ध में। अतः अब मराठों की स्थिति गिर रही है, 2 तरफों से आक्रमण से घिरे हुए हैं। तो मराठा एक सेना नायक थे महादजी सिंधिया, जिनका मराठा संघ पर प्रभाव था और वो उस प्रभाव को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने हस्तक्षेप किया और अंग्रेजों के साथ संधि करने में मध्यस्थता की। अंग्रेज भी चाहते थे कि मराठों के साथ कोई एक अपमानजनक तो नहीं लेकिन ठीक ठाक अच्छी स्थिति में संधि हो जाए, वो भी युद्ध को लंबा खींचने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है। और इधर मराठों की जब हार होनी शुरू हुई तो मराठा एक सेना नायक थे महादजी सिंधिया, ग्वालियर राजघराने से संबंधित थे। वो मराठा संघ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तो वह चाहते हैं कि अंग्रेजों और मराठा संघ के बीच में अगर मैं संधि करवा देता हूं तो उनके प्रभाव में वृद्धि होगी, मराठा संघ में उनका महत्व बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। तो उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ संधि के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इधर अंग्रेज खुद संधि करने के इच्छुक थे कि कोई सम्मानजनक संधि हो जाए। अंततः 1782 में महादजी सिंधिया के प्रयासों से सालबाई की संधि हुई और इस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। सालबाई की संधि हुई महादजी सिंधिया के माध्यम से। 1782 में जाकर सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। जो 1775 में शुरू हुआ था सूरत की संधि के साथ, कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में एक संधि हुई थी। ठीक है। फिर रास का युद्ध हुआ 1775 में ही। फिर कर्नल अपटन ने युद्ध रुकवाया और मराठा संघ के साथ पुरंदर की संधि की 1776 में। फिर बंबई के अधिकारियों ने वॉरेन हेस्टिंग के इस हस्तक्षेप के खिलाफ शिकायत की और अंततः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंबई के अधिकारियों का पक्ष लिया। तो ऐसी स्थिति में बंबई के अधिकारियों ने मराठा संघ के विरुद्ध पुनः युद्ध शुरू कर दिया। 1778 तेलगांव का युद्ध। हालांकि मराठे पहले से तैयार थे और मराठों ने बंबई की कंपनी के अधिकारियों को पूरी तरह से पराजित किया और एक अपमानजनक संधि, बड़गांव की संधि 1779 में करने के लिए उनको मजबूर किया। तो ऐसी कंडीशंस हुई, कंपनी के अधिकारियों की हार हो रही है, उन्हें अपमानजनक संधि करनी पड़ रही है, क्षेत्र गंवा दिए। तो बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कर्नल गोडार्ड और पोफम के नेतृत्व में 2 सैन्य अभियान मराठों के विरुद्ध भेजे। जब 2 तरफा मराठा राज्य पर हमले हुए तो मराठा राज्य की स्थिति भी युद्ध में धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ऐसी स्थिति में महादजी सिंधिया, जो कि एक मराठा संघ के एक सेना नायक थे, ग्वालियर राजघराने के प्रमुख थे, उन्होंने मराठा संघ पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए कि अगर अंग्रेजों को मैं संधि के लिए
संधि के लिए बनाने के लिए तैयार कर दूं, क्योंकि मराठा संघ पूरा चाहता है, तो मेरे प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। तो महाजी सिंधिया ने प्रयास शुरू कर दिया। इधर अंग्रेज भी मराठों के साथ एक सम्मानजनक संधि करने के पक्षधर थे, वो युद्ध को लंबा खींचने के फेवर में नहीं थे। कारण इसका यह भी है कि आप और हम लोग देखते हैं, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था, वो इसी दौरान है। तो एक तरफ तो कंपनी मैसूर राज्य के साथ लड़ रही है, एक तरफ मराठा राज्य के साथ लड़ रही है, तो दोनों जगह आप ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। तो किसी एक युद्ध को खत्म करने की इच्छा थी कंपनी के अधिकारियों की। तो महाजी सिंधिया खुद आगे चलकर संधि के लिए प्रस्ताव लेके आ रहा है, तो मराठा संघ भी मान लेते हैं, और अंतिम रूप से जब एक संधि दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं, तो 1782 में सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अब इस सालबाई की संधि के क्या प्रावधान थे, इसको हम लोग देखते हैं। कंपनी ने माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया, माधवराव है वह पेशवा बना रहेगा, ठीक है, माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र जो युद्ध में जीते थे वो लौटा दिए, ये तय किया। रघुनाथ राव को 3.5 लाख वार्षिक की पेंशन देकर पेंशन देना तय किया। ये कौन देगा? मराठा संघ, कि उनके साथ बुरा व्यवहार न किया जाए, युद्ध अपराधी के रूप में उन पर अभियोग न लगाए, बल्कि 3.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाए। क्यों? क्योंकि वो पेशवा परिवार से संबंधित है। कंपनी को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप तथा सूरत का राजस्व प्राप्त हुआ, ठीक है। महाजी सिंधिया को नर्मदा के पश्चिम में अपने क्षेत्र जो गोडार ने आक्रमण कर जीत लिए थे वो फिर से प्राप्त हुए, और हैदर अली द्वारा कर्नाटक के नवाब से जीते गए क्षेत्र पुनः नवाब को दिए गए। ये एक दूसरा बिंदु है, इसके साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपको तो ये महत्वपूर्ण रूप से 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो ये सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। इसमें न कोई एक पक्ष विजेता रहा, न कोई दूसरा पक्ष विजेता रहा, ठीक है, मामला बराबरी पर छूटा। लेकिन कंपनी को मराठाओं की शक्ति से परिचय हो गया, और मराठों को भी कंपनी की शक्ति से परिचय हो गया। वॉरेन हेस्टिंग ने सालबाई की संधि को आपत्ति काल की सफल वार्ता कहा है। ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे चर्चा की, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर राज्य के साथ भी संघर्ष कर रही है, ठीक है, डचों के साथ भी उनका भारत में संघर्ष चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब सालबाई की संधि हुई, दोनों ही पक्ष, महाजी सिंधिया उनका अपना एक महत्व था कि वो संधि करवा दें तो मराठों की और ज्यादा हार न हो और मराठा संघ पर उनका प्रभुत्व बढ़ जाएगा, तो वो इसलिए संधि के लिए प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ जब भारत में अलग अलग मोर्चों पर कंपनी लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो भी मराठा संघ के साथ संधि करने के पक्षधर थे, अंग्रेज भी। तो सालबाई की संधि को इसी रेफरेंस में आपत्ति काल, जो भारत में उनका इस समय का काल आपत्ति काल चल रहा है, इसमें इसको सफल वार्ता कहा है, क्योंकि सालबाई की संधि में कंपनी को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, उल्टा कंपनी को फायदा ही हुआ। एक सम्मानजनक संधि कंपनी के साथ की गई, इसलिए इसको सफल वार्ता कहा गया। महाजी सिंधिया अंतिम मराठा सरदार थे जिन्होंने उत्तर भारत में मराठा शक्ति को बनाए रखा। महाजी सिंधिया, हमने देखा भी था कि महाजी सिंधिया ने मुगल शासक को स्थापित करने का काम भी किया था। शाह आलम द्वितीय उसको दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था, जो अपदस्थ के रूप में फिर रहा था, ठीक है। सालबाई की संधि में कंपनी ने महाजी सिंधिया को एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से स्वीकार किया था। तो ये भी महाजी सिंधिया के लिए एक प्लस पॉइंट था कि उन्हें मराठा संघ से स्वतंत्र एक शासक के तौर पर स्वीकार कंपनी ने किया था, कंपनी ने मान्यता दी थी। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की रचना है, ध्यान रखिएगा इसको। यहां एक तो आपके प्रश्न बनने की संभावना ऐसी है कि एक तो क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान की घटनाएं। तो सबसे पहले सूरत की संधि, अल्रास का युद्ध, तेलगांव का, पुरंदर की संधि, तेलगांव का युद्ध, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कुछ प्रावधानों का ध्यान रखिएगा, संधियों के प्रावधान वगैरह, तो अक्सर यहां से यही प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 से 1806 के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, जो कि कमजोर और अयोग्य पेशवा थे, अंतिम पेशवा थे, और गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, साम्राज्य विस्तार का घोर आकांक्षी, ठीक है। वो मराठा राज्य से अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, उनके बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है उसको पहले देखते हैं।
1794 में महाजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, 1796 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई, 1797 में तुकोजी होलकर की मृत्यु हो गई और 1800 ईस्वी तक नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसी संदर्भ में एक अंग्रेज अधिकारी पामर ने कहा था नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही कि मराठा नेता मराठा संघ का सयानापन समाप्त हो गया। जो मैच्योरिटी थी नाना फडणवीस तक के मराठा संघ के अधिकारियों में वो समाप्त हो गई और अगली जो पीढ़ी मराठा संघ का नेतृत्व कर रही है वह इतनी योग्य नहीं है। तो एक तो यह घटना हुई कि विगत 10 सालों में 5-7 सालों में मराठा संघ के योग्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई, जिसमें होलकर, सिंधिया, नाना फडणवीस जैसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने मराठा संघ के शासन को संभाल रखा था। बाहरी खतरों की स्थिति में जो कंपनी अपना राज्य विस्तार कर रही है, ऐसी स्थिति में भी मराठा राज्य को सुरक्षित रखा था। और इनके बाद जो अगली पीढ़ी आई मराठा संघ की वह इतनी योग्य नहीं थी, कूटनीतिज्ञ कुशल नहीं थी, जो कंपनी की चालों से, कंपनी की शक्ति से जो मराठा संघ को बचाए रख सके। एक तो यह घटना थी कि एक के बाद एक 1800 ईस्वी तक 3 महत्वपूर्ण मराठा अधिकारी इनकी मृत्यु हो गई और अगली जो पीढ़ी थी वह इतनी योग्य नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है अगली पीढ़ी में अयोग्य नेता पैदा हुए, जैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय। वो पेशवा है लेकिन योग्य नहीं है। ग्वालियर में महाजी सिंधिया के पश्चात उनके उत्तराधिकारी दौलतराव सिंधिया, वह महाजी सिंधिया जैसे योग्य नहीं है, कूटनीतिज्ञ, एक योद्धा वो नहीं थे। इंदौर में यशवंतराव होलकर, तुकोजी होलकर और अहिल्याबाई होलकर के स्थान पर, और नागपुर में रघुजी भोंसले, इस प्रकार के कुछ अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। और गायकवाड़ जो राज्य था मराठा संघ का वह अंग्रेजों का मित्र राज्य बन गया था। ठीक है, अब इस अयोग्यता के काल में एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि कंपनी को मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और मराठा संघ के इन अयोग्य अधिकारियों ने कंपनी के इस हस्तक्षेप को स्वीकार भी कर लिया। कई बार तो इनवाइट भी किया कि आप हमारे मामले को सुलझाइए। ठीक है, तो ये मराठा संघ के अधिकारियों की अयोग्यता ही थी जिसका फायदा कंपनी ने उठाया और हस्तक्षेप किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, वो अयोग्य पेशवा थे और उन्हें ऐसा महसूस होता था कि मराठा संघ पर उनका वो प्रभुत्व, वो पकड़ नहीं है जो दूसरे पेशवाओं की, उनसे पहले के पेशवाओं की होती थी। वजह साफ थी कि बाजीराव द्वितीय योग्य पेशवा नहीं थे। ठीक है, और मराठा संघ के अन्य सदस्य भी इतने योग्य नहीं थे कि वह मराठा संघ के बारे में, मराठा राज्य के बारे में सोचे। व्यक्तिगत रूप से सोच रहे थे, योग्यता में भी कमी थी उनकी। तो पेशवा को जब पता लगा कि यार मराठा संघ पे उनका प्रभुत्व नहीं है और ये प्रभुत्व तभी हो सकता है जब मराठा संघ के सदस्य आपस में लड़े और मध्यस्थ के रूप में मेरे हस्तक्षेप को स्वीकार करें। इसीलिए पेशवा ने क्या किया, सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी। तो उनका यह मानना था कि होलकर और सिंधिया के बीच में इस हत्या को लेकर जब स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, तो मैं इनका प्रमुख होने के नाते दोनों पक्षों में शांति समझौता करवाऊंगा, मेरा महत्व प्रभुत्व बढ़ जाएगा, मराठा संघ में मेरा प्रभुत्व बढ़ जाएगा। हालांकि ये इनकी अयोग्यता ही थी कि इस प्रकार आप मराठा संघ की शक्ति को कमजोर कर रहे हो। ठीक है, फिर होलकर के जब भाई की हत्या की तो होलकर ने 1802 में सिंधिया और पता चला कि पेशवा भी इसमें शामिल है, तो पेशवा दोनों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और पेशवा के क्षेत्र, पेशवा का जो केंद्र था पूना, उस पूना पर अधिकार कर लिया। और पेशवा के ही एक रिश्तेदार अमृत राव के पुत्र विनायक राव को अपनी ओर से नया पेशवा घोषित कर दिया। किसने किया? होलकर ने, यशवंतराव होलकर। ठीक है, जब उसे पता लगा कि सिंधिया, दौलतराव सिंधिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मिलकर उनके भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी और इस हत्या का बदला लेने के लिए उसने सिंधिया पर आक्रमण किया और उसे युद्ध में पराजित किया और पेशवा पर आक्रमण किया, उसे युद्ध में पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया और होलकर ने पेशवा के ही एक निकट संबंधी विनायक राव को नया पेशवा घोषित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब पेशवा पद उसके हाथ से जाता दिख रहा था बाजीराव द्वितीय के, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार को पेशवा बना दिया और पूना क्षेत्र पर होलकर का नियंत्रण था, तो बाजीराव द्वितीय बंबई के कंपनी के अधिकारियों के पास सहायता चला गया।
पेशवा ने पूना और अपनी पेशवाई प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 1802 को बंबई के कंपनी के अधिकारियों के साथ बेसिन की संधि की। ठीक है, यह पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक सहायक संधि थी। क्या थी? एक सहायक संधि थी। बसीन की संधि या बेसिन की संधि एक ही है, 31 दिसंबर 1802 को। क्योंकि पेशवा, अपदस्थ पेशवा बाजीराव द्वितीय अपना क्षेत्र पूना और पेशवा पद पुनः प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह कंपनी की सहायता चाहता था। इधर कंपनी तैयार बैठी है कि कैसे वह मराठा संघ में हस्तक्षेप करे और अपना राजनीतिक एजेंडा, आर्थिक एजेंडा सिद्ध करे। यह मौका पेशवा ने सिंधिया और होलकर के बीच युद्ध करवाकर कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो कंपनी के साथ पेशवा ने जो संधि की, बेसिन की संधि, वो बेसिकली एक सहायक संधि थी। सहायक संधि क्या होती है हमने पिछले क्लास में बात की थी। ठीक है ना। वेलेजली, आर्थर वेलेजली, जो कि गवर्नर जनरल वेलेजली का एक भाई और सैन्य अधिकारी था, इसने इस संधि की आलोचना की है कि एक बेकार आदमी से की गई संधि है, जिसका खुद का मराठा संघ पर कोई प्रभुत्व नहीं है। कहने को मराठा संघ का हेड है, लेकिन उसका कोई प्रभुत्व नहीं है। ये बेसिन की संधि के प्रावधान क्या थे उसको देखते हैं। बेसिन की संधि के प्रावधान ध्यान रखिएगा। बेसिन की संधि किसके प्रावधान है? बेसिन की संधि के प्रावधान। ठीक है, 1802, 31 दिसंबर 1802 में हुई है। कंपनी पेशवा को पूना का क्षेत्र और पेशवा का पद प्रदान करेगा। पेशवाई यानी पेशवा का पद। बदले में पेशवा पूना दरबार में कंपनी का एक रेजिडेंट नियुक्त करेगा, अधिकारी। वही सहायक संधि में होता था वही चीज। पेशवा अपनी विदेश नीति का संचालन कंपनी की सलाह से करेगा, यह भी सहायक संधि में पार्ट होता था। और पेशवा ने गुजरात स्थित नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच के जो क्षेत्र थे वो कंपनी को सौंपने का वादा किया। मुझे आप पेशवा बना दो, पूना का क्षेत्र मेरा दिलवा दो, मैं नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो गुजरात में स्थित क्षेत्र है, वर्तमान गुजरात, वो क्षेत्र कंपनी को दे दूंगा उपहार के तौर पर। ठीक है, विदेश नीति का संचालन कंपनी की सलाह पर करूंगा और पेशवा दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी, कंपनी के अधिकारी रेजिडेंट को स्थापित करूंगा। ये सारी चीजें, ये एक तो सहायक संधि का ही पार्ट था। संधि के बाद पेशवा को हालांकि पूना का क्षेत्र और पेशवा का पद दिला तो दिया, लेकिन कंपनी के अधिकारी ब्रिटिश रेजिडेंट का बढ़ता हस्तक्षेप से पेशवा को जल्द ही समझ में आ गया कि उसने गलत आदमी से गलत संधि कर ली। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और पेशवा अब मराठा संघ, पेशवा के कहने पर मराठा संघ ने कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पेशवा अब चाहता था कि गलती तो हो गई है, अब इस गलती का समाधान कैसे होगा कि मराठा संघ मिलकर के कंपनी को पराजित करे, और पराजित करने के बाद जब उसके ऊपर हम संधि करेंगे, संधि ला देंगे, तो इस संधि में यह शर्त भी होगी कि बेसिन की संधि रद्द की जाती है, क्योंकि कंपनी तो कभी रद्द करने की कोशिश नहीं करेगी इस संधि को। यह तभी संभव है जब कंपनी पराजित हो और कंपनी को पराजित कर बेसिन की संधि रद्द कर दी जाए। इसके लिए पेशवा ने क्या किया, मराठा संघ को कंपनी के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया और उसे कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर किया। ठीक है, अगस्त 1803 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे। इस युद्ध में सिंधिया और भोसले दोनों कंपनी के विरुद्ध एक साथ लड़े, जबकि होलकर स्वतंत्र होकर युद्ध लड़ता रहा और पेशवा ने मराठा संघ को युद्ध में समर्थन दिया। होलकर सिंधिया और भोसले के साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि होलकर और सिंधिया के बीच में एक डिस्प्यूट था, उसके भाई की हत्या सिंधिया ने कर ली थी। तो ऐसी स्थिति में भी जब कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ गया है, मराठा संघ पर नौबत बनाई है, पेशवा पर प्रभुत्व कंपनी का स्थापित हो गया है, होलकर और सिंधिया अपने व्यक्तिगत झगड़ों को एक तरफ नहीं कर पाए और अलग अलग लड़ रहे हैं। ठीक है, ये बात कंपनी के फेवर में गई। एक एक से निपटना उनके लिए आसान था, सामूहिक शक्ति को तोड़ने में उनको भी जोर आता। तो आपसी संघर्षों की वजह से उनमें यूनिटी नहीं रही और स्वतंत्र होकर होलकर लड़ रहा है, सिंधिया और भोसले अलग से कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वेलेजली ने मराठों के विरुद्ध लॉर्ड लेक और अपने भाई आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, 2 सैन्य अभियान भेजे मराठा संघ के विरुद्ध। आर्थर वेलेजली ने 18 सितंबर 1803 में असाई के युद्ध में भोसले और सिंधिया की संयुक्त सेना को हराया।
1803 में युद्ध शुरू हो चुका है, ठीक है। 1803 से 1806 तक चला, जनवरी 1806 तक। तो आर्थर वेलेजली ने भोंसले और सिंधिया जो साथ में मिलकर लड़ रहे थे, उन्हें असाई के युद्ध में पराजित किया सितंबर 1803 में। फिर नवंबर 1803 में अरेगांव के युद्ध में भोंसले को अलग से युद्ध में पराजित किया और उसके साथ दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि की आर्थर वेलेजली के द्वारा भोंसले के साथ। यह भी एक सहायक संधि थी, देवगांव की संधि जो भोंसले के साथ की जा रही है। तो पहले तो असाई के युद्ध में संयुक्त सेना को आर्थर वेलेजली ने पराजित किया सितंबर 1803 में। फिर नवंबर 1803 में अरेगांव के युद्ध में अकेले भोंसले को हराया और उसको संधि करने के लिए मजबूर किया, देवगांव की संधि जो दिसंबर 1803 में हुई। इस संधि से कंपनी को कटक और उसके आसपास के क्षेत्र प्राप्त हुए, ठीक है। तो भोंसले ने सरेंडर कर लिया देवगांव की संधि के साथ और कंपनी को युद्ध हरजाना कटक के आसपास के क्षेत्र देके युद्ध से हट गया। दूसरी तरफ लॉर्ड लेक ये सितंबर 1803 में दिल्ली के युद्ध में सिंधिया को पराजित करता है। असाई के युद्ध में तो दोनों की संयुक्त सेना पराजित हुई थी आर्थर वेलेजली से। अब लेक ने सिंधिया पर अलग से आक्रमण किया और एक दिल्ली के युद्ध में सिंधिया को पराजित किया सितंबर में, और नवंबर 1803 में लासवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को लेक ने दोबारा पराजित किया। अब इस पराजय के बाद दिसंबर 1803 में सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की एक संधि की लेक ने, और यह भी एक सहायक संधि थी। इस संधि के तहत सिंधिया ने गंगा यमुना के मध्य के क्षेत्र कंपनी को सौंप दिए तथा जयपुर, जोधपुर और गोहद जैसी रियासतों पर अपना प्रभुत्व त्याग दिया। सिंधिया का राजपूताना की रियासतों पर प्रभुत्व था, वो प्रभुत्व उसने छोड़ दिया। प्रभुत्व छोड़ा, क्यों छुड़वाया? कंपनी ने छुड़वाया ताकि जब सिंधिया का प्रभुत्व राजपूताना की रियासतों से समाप्त होगा तो राजपूताना की रियासतों का कंपनी के साथ सीधे संधि वगैरह होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सिंधिया के साथ दिल्ली का युद्ध सितंबर 1803, सिंधिया पराजित। फिर लासवाड़ी का युद्ध नवंबर 1803, सिंधिया पराजित, और अंततः दिसंबर 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो कि एक सहायक संधि थी। सिंधिया युद्ध से हट गया और सिंधिया ने गंगा यमुना बीच के क्षेत्र जो उसके प्रभुत्व में थे वो कंपनी को सौंप दिए। इसके अलावा राजपूताना की कुछ रियासतों जैसे जयपुर, जोधपुर, गोहद, इन रियासतों पर अपना प्रभुत्व समाप्त घोषित किया। ये इसलिए किया ताकि कंपनी इन रियासतों से सीधे संबंध स्थापित कर सके, सीधे इनके साथ संधि कर सके, ठीक है। अब बचा होलकर। होलकर 1804 में मुकुंदरा के युद्ध में मॉनसन को, ब्रिटिश अधिकारी मॉनसन को पराजित करता है। राजपूताना में कोटा के पास लड़ा गया मुकुंदरा का युद्ध, तो मॉनसन को पराजित किया। मॉनसन को पराजित कर होलकर भरतपुर आ गया। भरतपुर के उस समय शासक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने होलकर की सहायता की कंपनी के विरुद्ध, और लॉर्ड लेक ने होलकर को हराने के लिए भरतपुर पर भी आक्रमण किया। हालांकि भरतपुर के किले को जीतने में अंग्रेज असफल रहे, इसलिए हमने पढ़ा भी है कि भरतपुर का किले को लोहागढ़ कहा गया। अंग्रेजों ने अपने तोपखाने का उपयोग किया, लेकिन किले के बाहर मिट्टी की दीवार बनी हुई थी, तो वो तोप के गोले उस मिट्टी की दीवार में ही धंस गए, फटे नहीं। तो तोपखाना, अंग्रेजों का तोपखाना यहां बेकार सिद्ध हुआ और भरतपुर का किला तोड़ा नहीं जा सका। लेकिन बढ़ते दबाव को देखते हुए होलकर भरतपुर राज्य से अन्यत्र चला गया, ठीक है। तो भरतपुर को जीतने में कंपनी असफल रही। लॉर्ड लेक ने इसी दौरान दिल्ली पर भी आक्रमण किया और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो मराठों के संरक्षण में शासक बना था उसे कंपनी के संरक्षण में ले लिया, ठीक है। इधर होलकर भरतपुर से पंजाब गया, लेकिन सिखों ने, रणजीत सिंह वहां के शासक थे, उन्होंने होलकर को कंपनी के विरुद्ध सहायता देने का से मना कर दिया। अंततः होलकर भी अब इधर उधर घूम रहा था, तो वह भी अब कंपनी के साथ एक संधि करने का इच्छुक था, ठीक है। दूसरी ओर जो कंपनी के मालिकों की संस्था जो लंदन में स्थित है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने भी देखा कि वेलेजली को हमने भारत में व्यापार के लिए भेजा था, ठीक है, आप कुछ क्षेत्र विस्तार कर सकते हो, तो उसने तो क्षेत्र विस्तार पर ही पूरा फोकस कर दिया है। तो वेलेजली की अत्यधिक विस्तारवादी नीति के कारण उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने गवर्नर जनरल के पद से हटा करके वापस बुला लिया और उसके स्थान पर दोबारा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को बनाया। लेकिन कॉर्नवालिस कुछ महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, भारत के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। तो जॉर्ज बार्लो को अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी समय
जनवरी 1806 में होलकर ने कंपनी के साथ राजपुर घाट की संधि की। ठीक है, और यह भी एक सहायक संधि थी। तो जनवरी 1806 में होलकर जो लंबे समय से युद्ध में जुड़ा हुआ था, वह भी कंपनी के साथ संधि के इच्छुक था, और जॉर्ज बार्लो जो नया नया गवर्नर जनरल बना था, वह भी मराठों के साथ संधि का इच्छुक था। अंततः जनवरी 1806 में राजपुर घाट की संधि के साथ होलकर ने भी युद्ध समाप्त घोषित किया, कंपनी ने भी युद्ध समाप्त घोषित किया, और इस सहायक संधि के तहत होलकर ने भी मराठों कंपनी को कुछ क्षेत्र प्रदान किए, और इस राजपुर घाट संधि के साथ ही दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। राजपुर घाट की संधि के तहत होलकर ने कंपनी को बुंदेलखंड और चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र प्रदान किए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो अगस्त 1803 में शुरू हुआ और जनवरी 1806 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में एक तरह से कंपनी मराठा संघ पर भारी पड़ी। मराठा संघ इसमें युद्धों में पराजित हुआ। मराठा संघ के सदस्यों ने अपनी अयोग्यता की वजह से उनको आमंत्रित किया हस्तक्षेप के लिए, और अलग अलग युद्धों में मराठा संघ के सदस्यों ने कंपनी से पराजित होने के पश्चात अलग अलग संधियां की, क्षेत्र प्रदान किए कंपनी को, और सहायक संधियां स्वीकार की। ठीक है, भोसले के साथ देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि, होलपुर के साथ राजपुर घाट की संधि, और सिंधिया चूंकि खुद बेसिन की संधि के साथ कंपनी के साथ सहायक संधि कर चुका था, तो वह युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा है, और समर्थन जरूर कर रहा है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा है। और इधर गायकवाड़ जो था मराठा संघ का एक और सदस्य, वह गायकवाड़ वह पहले से ही अंग्रेजों का मित्र राज्य बन चुका है, इसलिए वह इस दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में तटस्थ रहा। और आगे भी हम बात करेंगे तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में, तो गायकवाड़ तटस्थ रहता है क्योंकि वह अंग्रेजों का मित्र राज्य है। तो आज हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बारे में पढ़ा, उनकी घटनाओं को देखा, उसमें हुई संधियों को देखा। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में भी आपको मराठा संघ के किन किन सदस्यों के साथ क्या क्या युद्ध और संधियां होनी है उसको ध्यान में रखना है। जैसे भोसले के साथ अरेगांव का युद्ध, देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ लासवारी का युद्ध और आपके सुरजी अर्जन गांव की संधि, होलकर के साथ दिल्ली का युद्ध और राजपुर घाट की संधि, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्रश्न अक्सर यहां से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्योंकि मराठा संघ में कुछ और पार्ट भी हैं, एक शक्ति नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे संधियां और युद्ध आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मराठा राज्य का बचा हुआ पार्ट शुरू करेंगे और इसके अगले के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसके साथ आपका ये मराठा वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।